आज हम इसके कार्य समझते हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। स्थानीय प्रशासन पढ़ते हुए जितने टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं, हमारा कोर्स लगभग पूरा होने की तरफ है। इसके बाद एक टॉपिक और हमारा बचता है जिसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। तो देखो, कल जो संगठन हमने समझा, उस संगठन में हमने समझा कि पहले ग्रामीण विकास के लिए एक अलग प्रशासकीय निकाय था और पंचायती राज के लिए अलग प्रशासकीय निकाय था। वर्तमान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग एक विभाग है, एक निकाय है, प्रशासनिक निकाय है जो कि पंचायती राज से संबंधित कार्य भी कर रहा है, ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य भी कर रहा है। हमने पढ़ा था कि इसमें राजनीतिक स्तर पर कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, राज्य मंत्री को भी कभी स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, विकास आयुक्त होते हैं, शासन सचिव होते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं, निदेशक होते हैं, और ये क्या कार्य करते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग क्या कार्य करता है। देखो बच्चों, जब हम इसका संगठन समझ रहे थे तो हमें काफी बातें समझ में आ गई है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग क्या कार्य करता है। लेकिन फिर भी, क्योंकि परीक्षा में संगठन और कार्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का संगठन और कार्य, प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रामीण विकास विभाग का संगठन और कार्य समझाइए। 16 नंबर का प्रश्न है, 8 नंबर संगठन के और 8 नंबर कार्य के। तो हमें कार्यों को भी अलग से सिस्टमेटिक तरीके से समझना चाहिए। कभी छोटे प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कोई 4 कार्य बताइए या कोई महत्वपूर्ण 2 कार्य बताइए। इतना समझ चुके हैं स्थानीय प्रशासन में कि हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, आज भी दे सकते हैं अगर आज परीक्षा हो जाए तो। पर चलो फिर भी हम 8 नंबर के प्रश्न की तैयारी के हिसाब से ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कार्यों को अलग से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये विभाग है, ये विभाग पंचायती राज से संबंधित कार्य कर रहा है। पंचायती राज से संबंधित कार्य, ये हमारा के टॉपिक हुआ। पंचायती राज के बारे में हमने पढ़ा, आप याद कीजिए, जो सेक्शन 1 पढ़ रहे थे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पढ़ा था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में हमने शुरुआत की थी कि गांधी जी का स्वप्न था कि भारत का प्रशासन, भारत का लोकतंत्र गांव तक पहुंचे, आम नागरिक तक पहुंचे, ग्रामीणों तक पहुंचे। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए बहुत प्रयास हुए। हमने अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये सब का जिक्र किया। और फिर हमारे देश में जो पंचायती राज संरचना को अपनाया गया, वो त्रिस्तरीय संरचना हमने अपनाई। हमने जिला स्तर अपनाया, जिला स्तर पर हमने जिला परिषद, फिर उसके बाद खंड स्तर पर हमने पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर हमने ग्राम पंचायत, इस संरचना को अपनाया। ठीक है। संविधान संशोधन के बाद 73वें संविधान संशोधन ने हमारी पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया। तो ये जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है, ये पंचायती राज को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है। कैसे हो पंचायती राज मजबूत? पहले तो संविधान संशोधन ने मजबूत किया, लोग बहुत जागरूक हो गए। आप देख रहे हैं राजस्थान में अभी चुनाव हो रहे हैं, ग्राम पंचायतों की, पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं। तो ये जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है, ये सबसे पहले क्या कर रहा है, चुनाव के बाद से शुरू कर रहे हैं। इसके पहला काम देखते हैं कि पंचायत के जो चुनाव होते हैं, इसमें ये अपनी भूमिका निभाता है। पंचायती चुनाव ठीक से संपन्न हो सके, बाहर ध्यान मत दो, आप सिर्फ यहाँ ध्यान दो, दूर हो रहे कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं, इधर बच्चे, पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं, तो पंचायती राज के चुनाव को, यानी सरपंचों का चुनाव हो रहा है, पंचों का चुनाव हो रहा है, इन चुनावों को ठीक ढंग से संपादित करने का कार्य तो राज्य निर्वाचन आयोग का है, किंतु ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग इसमें पूरा सहयोग प्रदान करता है। अधिकारियों कर्मचारियों को चुनाव में लगाना या
रहा है ताकि पंचायत के चुनाव को ठीक ढंग से संपादित किया जा सके। हाँ देखिए, पंचायत के जब चुनाव हो रहे हैं तो आप देखते हैं वार्ड पंच चुने जाते हैं, ठीक है। वार्ड पंच चुने जा रहे हैं, वार्ड पंच है सचिव चुना जाएगा। तो देखते हैं कि पंचायत का सीमांकन होता है। सीमांकन समझते हैं बच्चों? कोई क्षेत्र है, एक जिला है, उस जिले में कितनी पंचायत है, कौन सा क्षेत्र कौन सी पंचायत में आएगा, और एक पंचायत में कितने वार्ड होंगे। आप तो गांव से संबंधित जानते होंगे, आप देखिए। हाँ बिल्कुल। तो ये जो सीमांकन का काम है, पंचायतों का सीमांकन बदलता ही रहता है। कभी ऐसा होता है कि किसी एक गांव को इस ऐसे पंचायत में जोड़ दिया गया और वाई पंचायत से कोई गांव लेकर मान लीजिए जेड पंचायत में जोड़ दिया। गांव की जनसंख्या बढ़ रही है, जो भी आधार लिया जाए, तो पंचायतों का सीमांकन करना और एक पंचायत में वार्डों का सीमांकन करना, ये दायित्व भी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा निभाया जा रहा है, ठीक है। चुनाव की बात भी दोनों का चुनाव से संबंधित है। इसमें बात और है कि चुनाव में अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है, किसी भी प्रकार का, मान लीजिए एक प्रत्याशी कहता है कि अमुक जो प्रत्याशी है, अमुक प्रत्याशी अयोग्य है, या उसने नामांकन में गलत सूचना दी, या उसने संपत्ति की गलत सूचना दी, या फिर संतान संबंधी गलत सूचना दी। आप जानते हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, गलत सूचना दी। तो अगर इस प्रकार का विवाद हो गया है तो उस विवाद की सुनवाई और निस्तारण का कार्य भी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बजट संबंधी का तो सरल है सब कुछ, बजट संबंधी कार्य। किसी पंचायत के पास कितना पैसा है, पैसा कहां से आ रहा है, बजट आप जानते हैं, आय और व्यय का ब्यौरा है, कहां व्यय किया जा रहा है, इसका पूरा कंट्रोल ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा होता है। प्रत्येक पंचायत कि एक पंचायत के पास आय के स्रोत क्या है, एक पंचायत का बजट क्या है, एक पंचायत को कौन कौन से कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा दिए गए हैं, किन कार्यक्रमों में कितना पैसा खर्च होना अनुमानित है, फिर उसके बाद कितना पैसा खर्च हो चुका है, इन सब पर नियंत्रण रखने का कार्य, निगरानी रखने का कार्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का है। इसी के आगे हम बढ़ते हैं। देखो, पंचायतों में खासा काम बहुत बढ़ रहे हैं। पंचायतों को ये तो हो गया बजट की कितनी आय या कहां से होगी, कितना व्यय होगा, साथ ही पंचायतों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो पंचायतों में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जैसे शौचालय बनाना, ठीक है, तो इसके लिए पंचायतों को अलग से पैसा दिया जाए, एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए कभी किसी आफत परिस्थिति के कारण पंचायत में कोई नुकसान हुआ है, जैसे कि आज अखबार में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि टिड्डी दलों के, हाँ यस, टिड्डी दलों के क्या हुआ, फसल खराब हो गई, टिड्डी दल के आक्रमण से फसल खराब हो गई। अब ये फसल खराब हो गई तो जिन पंचायतों में फसल खराब हुई है उनको आर्थिक सहायता की जरूरत है ताकि वो फिर से खड़ी हो सके। तो यह आर्थिक सहायता पंचायत के माध्यम से किसान के पास जाएगी, लेकिन पंचायत को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी इसका निर्धारण ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाएगा। एक और बात, मान लीजिए कि कोई पंचायत ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सामने कोई कर प्रस्ताव रखती है। क्या कर प्रस्ताव, नया कर लगाना, बजट, आय और व्यय का ब्यौरा। आय क्या है, कर से प्राप्त, करों से आय प्राप्त, आय का नया कर लगाना। तो नया कर लगाने का किसी प्रकार का नया कर लगा सकते हैं। नया कर लगाने का प्रस्ताव पंचायत के द्वारा तैयार किया जाएगा और उस प्रस्ताव को भेजा जाएगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पास। और अगर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ऐसा समझता है कि हाँ इस कर की आवश्यकता है, इस कर
पहली बात, जनता क्या इससे सहमत होगी? भाई जब तक जनता सहमत नहीं होगी, आप अगर कर लगाते हैं तो आपको जनता के असंतोष का सामना करना पड़ेगा। तो ये देखा जाता है कि क्या कर वाजिब है, बताया जाना चाहिए। और फिर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को सारी परिस्थितियां प्रवर में लगती है तो हर प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और उस पंचायत को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह एक नया कर लगा सकती है। किसी पंचायत में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को लेकर संसद में या राज्य की विधानसभा में कभी प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप जानते हैं कि भारत में संसद और विधानसभा में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये अधिकार होता है कि वह प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल चलता होगा, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, कभी टीवी पर देखा होगा, कभी न्यूज चैनल से सुना होगा। तो जो प्रश्नकाल चलता है उसे मान लीजिए अगर किसी पंचायत से संबंधित या किसी पंचायती राज से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कितने शौचालय बने, शौचालयों पे कितना धन खर्च हुआ, कितने इस समय चालू अवस्था में है, एक्टिव है, कितने बंद पड़े हैं, या कहीं पर जलापूर्ति की व्यवस्था क्या है, या खेती में कितना नुकसान हुआ, या प्याज के दाम बढ़ गए हैं तो क्यों बढ़ गए हैं, क्या कारण, जो भी प्रश्न है। अगर कोई सांसद महोदय, कोई विधायक महोदय संसद में विधानसभा में पंचायती राज से संबंधित कोई प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब तैयार करने का कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निर्माण कार्य जितने भी होते हैं पंचायत में, निर्माण कार्य, कोई स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, शौचालय बन रही है, जितने भी ये कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे हैं, सड़क बन रही है, कहीं पेयजल स्रोत का निर्माण हो रहा है, या कहीं पे सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, लगाया जाना चाहिए, सोलर एनर्जी लगाया जा रहा है। तो जितने आप लोगों ने अपने आस पास भीलवाड़ा में है पिपलांत्री पंचायत, वहां देखिए कितनी इनोवेशन हो रही है। उस इनोवेशन को फॉलो करके अगर कोई दूसरी पंचायत सोलर प्लांट लगाती है या पानी सिंचाई के लिए नए साधनों को इजाद करती है, नए नवाचार करती है, अगर कोई पंचायत या किसी और पंचायत को अगर रोल मॉडल बनाकर अन्य पंचायतों में उस मॉडल को अगर स्वीकार कर लिया जाता है और निर्माण कार्य किए जाते हैं, तो वह निर्माण कार्य तय नियमों के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका पर्यवेक्षण ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज विभाग देखता है कि जिस उद्देश्य से निर्माण कार्य किया जा रहा था, क्या निर्माण कार्य उस उद्देश्य, उस योजना के अनुरूप हो रहा है या नहीं। जब तक पर्यवेक्षण नहीं होगा, ये आप जानते हैं कि जब तक पर्यवेक्षण नहीं होगा तब तक निचले स्तर पर जो लोग कार्य कर रहे हैं कार्य के प्रति समर्पित नहीं होंगे। ये मानव स्वभाव, इसमें कुछ सही और गलत की बात नहीं है। पर्यवेक्षण होना चाहिए ताकि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। चलता हुआ काम बोलते ना बच्चों, चलता हुआ काम ना, गुणवत्ता, और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय समय पर हर चीज पर उसके मॉनिटरिंग होना, उसका पर्यवेक्षण होना, सुपरविजन होना जरूरी है। आप ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी प्राथमिक शिक्षा गाँव में हुई है? 5 तक गाँव में पढ़े हो क्या? तो जो 5वीं तक स्कूल है, प्राथमिक शालाएं जिनको हम बोलते हैं प्राथमिक शालाएं, ये जो प्राथमिक शालाएं हैं, प्राथमिक शालाएं पंचायतों के अंडर में चलती है। इसमें नियंत्रण जो होता है वो पंचायतों का होता है। तो प्राथमिक शालाएं ठीक ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, इसका, क्योंकि पंचायतों से मिलकर पंचायत समितियों के अंडर में भी बहुत सारी प्राथमिक शालाएं चलती है। प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा होती है 5वीं तक और प्रारंभिक, जिसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, वो होती है 8वीं तक। तो ये जो प्राथमिक शालाएं हैं या जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं, इस प्रारंभिक शिक्षा पर नियंत्रण है ग्रामीण विकास और पंचायती राज का।
जोड़ते जा रहे हैं शालाओं को बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए या बच्चों के विकास के लिए, जैसे स्वच्छता। तो ये कार्यक्रमों को ठीक ढंग से लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका सुपरविजन करना, इसका कंट्रोल करना, इस पर नियंत्रण रखना ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का कार्य है। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के बहुत से कार्यों में एक प्रकार का कार्य हुआ कि पंचायती राज से संबंधित कार्य, विकास से संबंधित कार्य कैसे करेंगे। इसके बाद पंचायती राज से संबंधित ये मोटे मोटे कार्य हैं, और कुछ आप अपने आसपास में लोगों से देखते हो। आप क्या आपके गांव में सरपंच साहब को आप जानते हो, इससे आप बातचीत कीजिए, वार्ड पंचायत के उनसे बातचीत कीजिए और उनसे भी समझिए कि व्यवहारिक स्तर पर पंचायती राज में और क्या समस्याएं आ रही है, या किस प्रकार राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग या राज्य सरकार किस प्रकार आपको सुविधाएं देती है, किस प्रकार आपका साथ देती है, या आपको क्या ऐसी समस्याएं लगती है कि आपको और साथ मिलना चाहिए। देखो बच्चों, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं सिलेबस पूरा करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सिलेबस पूरा कर रहे हैं इसका मतलब कि परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि इसके साथ आपको अपने समाज और अपने प्रशासन के व्यवहारिक ढांचे को समझना चाहिए, उसकी समस्या को समझना चाहिए, उसे इंटरेक्ट करना चाहिए। विधानसभा आपसे दूर है, संसद आपसे दूर है, पंचायत आपके पास है, तो पंचायत में तो आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो आप इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा पंचायती राज किस तरह से काम कर रहा है और वो व्यवहारिक समस्याएं क्या है। दूसरी बात, हमने कहा ग्रामीण विकास और पंचायती राज के कार्य, इसमें हमने पंचायती राज संबंधित कार्य पढ़े। दूसरा पढ़ने लेते हैं, आप इसको आपकी मर्जी भी लिखे या बस कुछ भी लिखिए, वो है विकास संबंधी वो कार्य। पहली बात मैंने लिखी कि जो पंचायती राज की संस्थाएं, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, उनसे संबंधित कार्य डिपार्टमेंट कर रहा है। दूसरा है विकास संबंधी कार्य। विकास संबंधी कार्य का मतलब हुआ कि जहां पंचायती राज की समस्याओं का समाधान करके इसको एक और ऊंचे स्तर पर ले जाया जाए। हम बार बार ये बात करते हैं कि विकास का मतलब हुआ कि हम समस्याओं को कम करें, कम कब होगी, भूल जाए नहीं भूल जाए नहीं, हम जब उनका समाधान करें, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसे नवाचारी कार्यक्रम हम लाएं हमारे सिस्टम में ताकि हम एक कदम ऊपर उठे, आगे बढ़े। अगर हम आगे बढ़ते जाए, परिवर्तन ऊपर की तरफ हो, आगे बढ़ने के लिए हो, तो वो विकास। पंचायती राज में विकास के लिए डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, देखिए। सबसे पहला काम है आवासीय भूखंडों का आवंटन। आवासीय भूखंड, और जब हम भूखंड शब्द पढ़ते हैं तो इसकी पहले या तो आवासीय शब्द लिखा हुआ होता है या व्यवसायिक लिखा होता है। आवासीय भूखंड जिसमें निवास किया जाता है, हम लोग जिसमें रहते हैं मकान बनाकर, वो आवासीय भूखंड है। व्यवसायिक भूखंड जहां पर बिजनेस किया जाता है, जैसे किसी ने दुकान खोल ली, तो वो फिर व्यवसायिक भूखंड हो गया। हम यहाँ केवल आवासीय भूखंड की बात कर रहे हैं। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग क्या करता है, आवासीय भूखंडों का आवंटन करता है। देखो, एक व्यवस्था है हमारे यहाँ कि जो घुमक्कड़ जातियां हैं, अब बड़े लोग जानते होंगे, घुमक्कड़ जातियां हैं या जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या दिव्यांग है, इनके लिए प्रावधान है कि पंचायत में 150 वर्ग गज का भूखंड इनको मकान बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए दिया जाता है, दिया जा सकता है। ये प्रावधान है, ठीक है। ये जो 150 वर्ग का भूखंड दिया जाता है, फ्री नहीं दिया जाता, ध्यान रखना, यह रियायती दर पर दिया जाता है, बहुत सस्ती दर पर दिया जाता है। अब देखो, रियायती दर पर अगर जमीन मिल रही है उसे ले जाए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ध्यान रखता है कि जो ये 150 वर्ग गज भूखंड का आवंटन हो रहा है, ये उन्हीं
हिसाब से पैसा नहीं दे सकते और जिन्हें सच में ही एक आवास की जरूरत है, आज तक उनके पास आवास नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि पिताजी के पास आवास है, बेटे जी ने फिर अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं। जो वास्तव में योग्य होने, जो पात्र होने चाहिए, उनको रियायती दर पर आवासीय भूखंड का आवंटन ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाता है। एक और बात है, ये हुआ आवासीय भूखंड का आवंटन। इससे मिलते जुलते एक दूसरा कार्य और है जो डिपार्टमेंट करता है, ग्रामीण आवास कार्यक्रम। ग्रामीण आवास कार्यक्रम देखिए, आप नोट कीजिएगा, ये सारे कार्य वो है जिससे विकास हो रहा है। ये क्या है ग्रामीण विकास कार्यक्रम, दोनों बात, इससे आपका जीके भी बढ़ रहा। आवासीय भूखंड योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जीके, यहाँ दोनों में फर्क क्या है? आवासीय भूखंड में ये है कि जमीन दे रहे हैं रियायती दरों पर, और ग्रामीण विकास में क्या है कि जमीन तो है लेकिन मकान बनाने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता, आर्थिक या तकनीकी सहायता, जमीन है लेकिन पैसा नहीं है मकान बनाने के लिए, तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा, ताकि उनके पास रहने के लिए एक मकान हो सके, जगह हो सके। तकनीकी सहायता जैसे नक्शे वगैरह बनाने के लिए या शौचालय बनाने के लिए, या अगर वाटर ड्रेनेज सिस्टम समझते हैं ना, वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ, बारिश का पानी है, बारिश का पानी छत पे इकट्ठा हो रहा है, और उस बारिश के पानी से नीचे एक ड्रेनेज बना दिया जाए और नीचे एक कुंड में या अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज हो सके। शहरों में तो कुछ होने लग गए हैं आजकल, गाँव में भी ये हो सकता है। सिंचाई की समस्या का समाधान से निकाला जा सकता है, पेयजल की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो अगर तकनीकी सहायता इस प्रकार की चाहिए कि पेयजल की समस्या या शौचालय की समस्या या नक्शा कैसे बनाया जाए या उनको कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है, तो ये जो सारे कार्य हैं कि ग्रामीण विकास के कार्य है कि मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता या मकान बनाने के लिए तकनीकी सहायता इसके द्वारा दी जा रही है। एक और बात है वो है शौचालय बनाना। ये आपने बहुत जोर शोर से बात सुनी होगी कि गाँव में शौचालय बन रहे हैं, पंचायती राज में शौचालय बनाए जा रहे हैं और हर गांव में शौचालय बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। कितना कितना पैसा दिया जा रहा है? कितना जोर से बोलो? 12,000। 12,000। 12,000 में शौचालय बन जाता है क्या? नहीं बनता। फिर क्या करते हो? फिर अपने स्तर पे ही करते हैं व्यवस्था। अपने स्तर पर हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, और स्वच्छ भारत की बात के लिए सरकार ने ये कार्यक्रम निकाला है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए, और उसके लिए 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो जो ये 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं उससे शौचालय बनाना क्यों? ताकि स्वच्छता रह सके, ताकि गंदगी ना फैले। हमारा गांव गंदा है तो हमारे स्वास्थ्य पे इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो आप अगर 12,000 में शौचालय नहीं बन रहा, आपने बताया, तो आप स्वयं अपना पैसा लगाकर बना रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग देखता है कि कितने परिवारों को शौचालय बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है, पहली बात। दूसरी बात, जिनको आर्थिक सहायता दी गई है उतने शौचालय बने हैं या नहीं बने हैं, इसके मॉनिटरिंग का काम भी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग कर रहा है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, इसके साथ ही एक कार्यक्रम बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जानते हैं, वो है पोषाहार। सुना है? जी मैम। इस पोषाहार कार्यक्रम में मिड डे मील, जिसको आप कहते हैं मिड डे मील, हो गया नहीं, मिड डे मील। ये जो मिड डे मील क्या है? मिड डे मील देखो, स्कूल में बच्चे आ गए, बच्चों का नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनेशन के बाद बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, पूरे साल पढ़ाई नहीं करते। तो बीच में जो बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं उसको कहते हैं ड्रॉप आउट, राइट? जी मैम। ये ड्रॉप आउट रेट को कम करना, बहुत बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, इन बच्चों को स्कूल में रोकना ताकि ये पूरी शिक्षा
कर सके। अब इसका तरीका पहले क्या था, बहुत सालों पहले की बात बताती हूँ आपको, कि जैसे हम लोग जा रहे हैं गांव में घर घर में कि भाई आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजो, माता पिता कह रहे नहीं भेजते, क्यों साहब, हम कमाने के लिए जाते हैं, बच्चा बकरी चराने जा रहा है, ठीक है, या हम मजदूरी के लिए जा रहे हैं तो छोटे बच्चे को पाल रहा है, साहब अगर हम कमाएंगे नहीं तो रोटी कौन देगा। तो सरकार एक नई योजना लेकर आई, उद्देश्य तो इसका था कि ड्रॉप आउट रेट को रोकना, लेकिन उसके बाद फिर ये भी है कि बच्चों को पोषण भी तो मिले। तो सरकार ने मिड डे मील योजना लागू की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इस मिड डे मील योजना को लागू करने का कार्य कर रहा है, जिसमें बच्चों को पहले देखिए वो क्या दिया जाता था मिड डे मील में, दलिया घुघरी जिसको बोलते हैं ना, हाँ, बच्चे उसको खाते नहीं थे। अब पूरे 7 दिन का मेन्यू बन गया है, अलग अलग, और पूरा खाना बच्चे खा। अब तो दूध भी शुरू करा है, अब प्रार्थना में दूध भी शुरू कर दिया है, ताकि बच्चों को कैल्शियम की कमी नहीं हो, विटामिन D3 की कमी नहीं हो, तो बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। जब बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो उनका दिमाग अच्छा रहेगा, तो उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके लिए पोषाहार कार्यक्रम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए पोषाहार कार्यक्रम भी विकास कर रहा है, बौद्धिक विकास कर रहा है, शारीरिक विकास कर रहा है। इसके अलावा एक और योजना की बात सामान्य ज्ञान के लिए भी आपको पता होना चाहिए, और वो है बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना सरकार के द्वारा चलाई गई, कोई बता सकता है कब? 15 अगस्त 1997 के बाद जिन बच्चियों का जन्म होता है उन्हें सरकार 500 रुपए देती है, एक बच्ची पर 500 रुपया, और अधिकतम 2 बच्चियों पर, 3 बच्चियों होंगी तो तीसरी बच्ची को पैसा नहीं मिलेगा। ये बालिका समृद्धि योजना, आप जानते हैं इस बात को कि हमारे यहाँ बालिकाओं को बहुत इज्जत ही दी जाती है। भ्रूण हत्या जो हो रही है कि बालिका नहीं चाहिए, बेटियां नहीं चाहिए, बेटा हो जाए तो ठीक है, बेटियां नहीं चाहिए। अपने यहाँ पालना गृह में आप देखते हो अधिकतर लड़कियां ही मिलती है, जब 2-3 दिन पहले भी मिली थी, तो बच्चियों को छोड़ देते हैं। बालिका समृद्धि को बढ़ाने, बालिकाओं की सम्मानजनक स्थिति को, बालिकाओं के प्रति सम्मान को बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग बालिका के जन्म पर 1997 के बाद प्रति बालिका 500 रुपए दे रहा है। इसी तरह से इन बालिकाओं का जन्म हो, बालिकाओं की समृद्धि को फोकस किया जा सके। एक और बात, उन्नत चूल्हा, ये शब्द सुना है? उन्नत चूल्हा नहीं सुना, कोई बात नहीं। उन्नत चूल्हा कार्यक्रम अभी मैं बताऊंगी आपको, समझाऊंगी तो आप बोलेंगे हाँ मैंने सुना है। अच्छा, चूल्हे से सबसे बड़ी समस्या क्या है? उससे निकलने वाला धुआं। वेरी गुड। चूल्हे से निकलने वाला जो धुआं है वो महिलाओं के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता है। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग एक कार्यक्रम लेकर आया है, उन्नत चूल्हा। उन्नत चूल्हे का मतलब हुआ धुआं रहित चूल्हा। उज्ज्वला योजना भी, यस राइट, उज्ज्वला योजना है। तो ऐसा चूल्हा जहां पर धुआं ना निकले, चिमनी लगा दी गई है और धुआं बाहर की तरफ निकल रहा है, ऊपर जा रहा है। खाना पकाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर उस धुआं का, उनके फेफड़ों पर, उनके शरीर पर दुष्प्रभाव ना पड़े, तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग उसके लिए उन्नत चूल्हा कार्यक्रम लेकर आया है। ये उन्नत चूल्हा कार्यक्रम महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, अब देखिए, चाहे बालिकाओं की समृद्धि हो रही है, चाहे पोषाहार के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को अच्छा खाना मिल रहा है, पोषण तत्वों से युक्त खाना मिल रहा है, या उन्नत चूल्हा योजना के माध्यम से धुआं मुक्त वातावरण बनाया जा रहा है, या शौचालय बनाए जा रहे हैं, ये सारे जो कार्य हो रहे हैं, ये सारे कार्य किस लिए हैं? गांव का विकास, गांव का उत्थान हो। तो ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग विकास से संबंधित कार्य करता है। इसका एक और कार्य, आखिरी कार्य इसको समझ लो, और वो है सामाजिक अंकेक्षण।
ये शब्द सुना बच्चों पहले कभी? कोई बात नहीं, सामाजिक सी लिखेंगे हम इसको। देखिए, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा एक टीम बना दी जाती है अधिकारियों की और कर्मचारियों की। ये अधिकारी और कर्मचारी गांव गांव जाकर इस बात पे डेटा इकट्ठे करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं कि जितनी ये योजनाएं चल रही हैं, ये योजनाएं वास्तव में किस हद तक क्रियान्वित हुई। क्या सच में 500 रुपए दिया है, किसी ने 100 रुपया जेब में रख लिया? ठीक है, पोषाहार दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा? पोषाहार की क्वालिटी क्या है? आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि अमुक साहब वहां पर पोषाहार चखते हुए फोटो आती है, कई बार आती है। तो ये क्या है? ये सामाजिक कंपटीशन है कि जो योजनाएं हमने जिस उद्देश्य से बनाई वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। जो लाभार्थी हैं, जैसे पोषाहार के लाभार्थी स्टूडेंट्स, उनसे बात करो, कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, क्या आपको खाने में मिलता है। तो ये रूबरू बात करके उन्नत चूल्हा योजना महिलाओं से बात करो कि आप ये उन्नत चूल्हा का फायदा आपको मिला या नहीं मिला, या आवासीय भूखंड आवंटित किया जा रहा है तो ये 150 वर्ग गज जमीन कितनी दर पर मिली, किस किस व्यक्ति को मिली, उनका डेटा कलेक्ट करो। या ग्रामीण विकास के लिए मकान बनाने के लिए किस प्रकार का सहयोग मिला, 12,000 रुपए लेकर क्या लोगों ने सच में शौचालय बनाए या नहीं बनाए, या केवल एक ढांचा खड़ा कर दिया। कुछ स्टूडेंट से भी बताते हैं, होता है गाँवों में, होता है दिखाने के लिए बना देते हैं कि कोई आएगा तो देख लेंगे, चलो बना, लेकिन उसका उपयोग भी नहीं करते। तो शौचालय बनाने का जो उद्देश्य था वो तो प्राप्त नहीं हुआ। हाँ। सरकारी खजाने में बोझ भी है, लेकिन अब ये देखो बच्चों, इसमें सरकार गलत नहीं, इसमें चेतना चाहिए, हमारी जागरूकता चाहिए, इसमें हमारी इच्छा शक्ति शामिल होनी चाहिए। तो ये सामाजिक कंपटीशन इसीलिए किया जाता है कि वास्तव में सरकार जो ग्रामीण विकास की योजनाएं बना रही है, वह योजनाएं पूरी हो रही है या नहीं हो रही, उनका उद्देश्य प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा, कितने लोग हैं जो उससे लाभान्वित है और कितने लोग हैं जो इसके लाभ को ले तो रहे हैं पर वास्तव में इसकी योजना का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य के अनुरूप उनको लाभ नहीं मिल रहा। ये देखना सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य है। सोशल ऑडिटिंग इसको कहते हैं। जैसे ऑडिट में क्या होता है कि पैसा सही खर्च हुआ या नहीं हुआ। सोशल ऑडिट में क्या होता है कि जिसको लाभ मिलना चाहिए क्या उसको लाभ मिला, अगर उसको लाभ मिला तो ठीक है, और अगर लाभ नहीं मिला तो एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कमी है। योजना बनाने में कमी नहीं है, योजनाओं के क्रियान्वित के स्तर पर हमको फिर से इस पर विचार करना पड़ेगा कि योजनाएं ठीक ढंग से क्रियान्वित हो रही